हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JSSC डिफेंस जोन में। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम लोग अध्ययन करेंगे वर्णमाला का। और जैसे हिंदी की उत्पत्ति वगैरह हम लोग हिंदी साहित्य जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ लेंगे। अब भी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, तो हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक है वर्णमाला। तो जैसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें, मेन पॉइंट। तो वर्णमाला में देखिए, वर्ण के पहला जो है वर्ण के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, और हिंदी वर्णमाला का विभाजन पढ़ेंगे, वर्णों की नाद प्रकृति पढ़ेंगे, वर्ण का वायु प्रक्षेपण पढ़ेंगे, और वर्णों की अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली जो है पढ़ेंगे आज हम लोग। तो देखिए, वर्णमाला यानी कि वर्णों का समूह या अक्षरों का जो है समूह। तो ये सब जो है हमारा वर्णमाला है। क से ज्ञ तक जो है वर्णमाला है। ठीक है, तो चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, वर्ण के उच्चारण स्थान। तो वर्ण के उच्चारण स्थान क्या क्या है? तो कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है और ओष्ठ है। तो पहला क्या है? कंठ। ठीक है, पहला क्या है? कंठ है। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसे हम जैसे कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग अ आ ह, तो क वर्ग में क ख ग घ ये सब आ जाएगा। और दूसरा क्या है? तालव्य। पहला था कंठ और दूसरा है तालव्य। तो तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जैसे च वर्ग, च छ ज झ आदि, और ई य स, ये सब जो है हम लोग तालव्य से करते हैं। तालव्य के स्पर्श से और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इसलिए हम इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। बोल कर देख लीजिए आप लोग एक बार। देखिए, च छ, तो ये जीभ और तालु का स्पर्श हो रहा है, तो इसे जो है तालव्य वर्ण कहते हैं। देखिए, तीसरा क्या है? मूर्धन्य। तो इसमें मूर्धन्य में मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बने जैसे ट वर्ग, र श री, ये सब जो है मूर्धन्य वर्ण है हमारे। तो देखिए, जैसे ट ठ ड ढ आ जाता है ट वर्ग में, और र श ये सब जो है मूर्धन्य है। देखिए, चौथा क्या है? दंत्य है। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बने वर्ण जैसे त वर्ग और ल और स, छोटा स, तो इसे जो है दंत्य वर्ण कहते हैं। और पांचवा क्या है? ओष्ठ। तो ओठों के स्पर्श से बने वर्ण जैसे प वर्ग हो गया, प फ ब भ म, ये, और ऊ और ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऊ, ये जो है ओष्ठ वर्ण हो गया। तो ये हम लोग अध्ययन कर लिए वर्णों के उच्चारण स्थान। अब देखिए, अगले पर आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला का विभाजन। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो है कुल 52 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तो अभी हमने बताया स्वर और व्यंजन को मिलाकर। तो पहला जो है स्वर है और दूसरा जो है व्यंजन है। देखिए, और स्वर में कुल 11 हैं, 11 स्वर हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है लघु स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर।
तो देखिए लघु स्वर में जो आ जाते हैं अ ई उ री, और दीर्घ स्वर यानी कि छोटे स्वर आते हैं, जैसे अ ई उ री, जिसको हम लोग जल्दी से बोलते हैं। और दूसरे में जो है दीर्घ स्वर, तो आ ई उ ए ओ औ, यानी कि इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो ये जो हो गए दीर्घ स्वर हो गए, ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। अब देखते हैं स्वर। देखिए स्वर में भी जैसे एक प्लुत स्वर भी होता है, अयोगवा भी होता है, और अनुनासिकता भी होता है। ठीक है, जैसे स्वर जो है, देखिए ए तो हो गया स्वर, तो इसमें हो गया लघु स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। ठीक है, तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, 3 मात्रा इसमें लगता है, 3 मात्राओं का समय लगे, ये प्रायः संस्कृत में होते हैं। जैसे ओम, जैसे हम लोग देर तक करते हैं योगा वगैरह, ओम पढ़ते हैं, तो इसमें 3 मात्रा का लगता है, तो इसको जो है प्लुत स्वर कहते हैं। और चौथा क्या है, अयोगवाह। तो ये स्वर और व्यंजन दोनों में आते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुस्वार, एक जो होता है अनुस्वार, इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जैसे अंग, अंग हम बोल रहे हैं तो हवा जैसे नाक से निकल रही है, जैसे शब्द जो बोल रहे हैं अंग और बंद, तो देखिए अंग, अंग बोल रहे हैं तो ये स्वर हो गया। और ग जो है हमारा व्यंजन, तो इसमें क्या दिया है, स्वर और व्यंजन दोनों में आते हैं, और 2 प्रकार के होते हैं। बंद है जैसे, तो बन, वन, तो अंग इसमें भी आ रहा है, तो ये स्वर हो गया, और ब और द व्यंजन हो गया। और देखिए इसमें अयोगवा में दूसरा जो है विसर्ग, तो विसर्ग जैसे अह, जैसे शब्द इसमें हो गया प्रातः, तो त के बाद आ रहा है, तो जैसे इसमें देखिए दिया है स्वर और अयोगवा में क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों में आते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार हमारा हो गया अंग, और विसर्ग हो गया अह। तो जैसे प्रातः में त के बाद जो है ये विसर्ग है, और स्वतः इसमें भी जो है तो के बाद विसर्ग है, और ये 3 जो है व्यंजन है, तो इनसे जो है मिलकर बना है। अब 5वां क्या हो गया, अनुनासिकता। ठीक है, तो उच्चारण में हवा और मुख, हवा मुख, देखिए उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, यानी मुख से भी निकलती है हवा और नाक से भी निकलती है, तो ये भी स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं। इसे चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे चांद हो गया और आँख हो गया, तो जो इस पे चंद्र बिंदु लगा है ये जो है अनुनासिकता है हमारा। तो और आ, और जैसे और ख जो है, और चांद में चा और द जो है ये व्यंजन है। तो क्या बता रहा है कि व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं। ये चांद जो है हमारा चंद्र बिंदु जो है ये स्वर हो गया। तो अनुनासिकता में उच्चारण में हवा और मुख और नाक दोनों से निकलती है। बोलकर देखिए, आँख और चांद, तो इसमें हवा जो है दोनों से निकल रही है, मुख और नाक दोनों से। देखते हैं अगला क्या है। देखिए अब आ गया व्यंजन। तो व्यंजन का उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है। इनकी संख्या 33 है, जो 6 वर्गों में बांटे गए हैं। देखिए व्यंजन स्वर की सहायता से होता है, और इनकी संख्या जो है 33 है, और ये 6 वर्ग में बांटे गए हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, और उष्म व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन,
पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। इसकी उत्पत्ति जीभ और कंठ या ओष्ठ आदि के स्पर्श करने से होती है, जैसे क, च, त, प वर्ग के वर्ण। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है जीभ और कंठ या ओष्ठ के आदि से स्पर्श करने से होती है। ठीक है, तो देखिए क क्या किससे हो रहा है स्पर्श, तो क कंठ से हो रहा है। च किससे हो रहा है, तो ये तालु से हो रहा है। और तो ये मूर्धा से, यानी कि जीभ और कंठ या ओष्ठ आदि के स्पर्श करने से होती है, तो इसे जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में स्पर्श होता है आंशिक रूप से। देखिए ये आंशिक रूप से 4 हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ य, र, ल, व 4 होते हैं। और उसमें व्यंजन तीसरा क्या है, उसमें व्यंजन इसके उच्चारण से घर्षण होता है, गर्म हवा मुख से निकलती है। और ये 4 हैं, देखिए स, श, श, स, ह, ये चारों हम बोल रहे हैं, तो इसमें जो है घर्षण हो रहा है और गर्म हवा जो है मुख से निकल रही है, तो इसलिए इसे उसमें व्यंजन कहते हैं। और उसमें व्यंजन 4 होते हैं, स, श, ह, श, स, ह। देखिए और चौथा क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन के मेल से जिन व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है उसे जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये 4 हैं, जैसे क पर हलंत लगा दिए, यानी कि आधा क और प्लस स मिला करके 6 हो गया। ठीक है, आधा त और र मिला करके त्र हो गया, और आधा ज और प्लस अ मिला करके ज्ञ हो गया, और श प्लस र मिला करके स्र हो गया। ठीक है, अब देखिए 5वां जो है उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। इसमें उच्चारण के समय जीभ ऊपर जाकर तुरंत नीचे गिरती है, यानी कि ऊपर जो है फेंकती है और तुरंत नीचे गिर जाती है। ये 2 हैं, ड़ और ढ़, 2 प्रकार के होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ड़ और ढ़। और देखिए 6वां क्या है, नासिक्य व्यंजन। तो इनके उच्चारण में, जैसा कि इससे स्पष्ट हो जा रहा है, नासिक्य से ही इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, और ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे अंग, त्र, ड़, अंग, इय, ड़, न, म। ठीक है, इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, और ये 5 होते हैं, अंग, इय, ड़, न, म। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है, तो वर्णों की नाद प्रकृति। ठीक है, तो नाद का अर्थ होता है गुंजन या झंकार। नाद का अर्थ गुंजन या झंकार होता है। इसके आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला घोष वर्ण, जिनके उच्चारण से गूंज या झंकार की उत्पन्न हो, यानी कि झंकार उत्पन्न हो, प्रत्येक उसे जो है घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के आखिरी 3 वर्ण, जैसे आखिरी 3 वर्ण, यानी कि और सभी 11 स्वर एवं य, र, ल, व, ह। ठीक है, तो ये जो है घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के आखिरी, यानी कि ग, घ, अंग, और सभी 11 स्वर, जैसे क वर्ग का ग, घ, अंग, और 11 स्वर एवं य, र, ल, व, ह, ये जो है झंकार उत्पन्न करते हैं, तो ये घोष वर्ण हो गया। दूसरा क्या है, अघोष वर्ण, जिनके उच्चारण से गूंज या झंकार की उत्पत्ति न हो। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण, यानी कि क और ख और श, ह, स, श। ठीक है, अघोष वर्ण, जिनके उच्चारण से गूंज या झंकार की उत्पत्ति न हो।
और प्रत्येक वर्ग के प्रथम, जैसे क वर्ग का है तो क और ख, और जैसे प वर्ग का हो गया तो प और फ, और श, स, स, ये जो है हमारा अघोष वर्ण हो गया। देखते हैं अगले में क्या है, वर्ण का वायु प्रक्षेपण। ठीक है, तो उच्चारण के समय निकलने वाली वायु की मात्रा को ही वायु प्रक्षेपण कहते हैं। उच्चारण के समय, देखिए उच्चारण के समय जो वायु निकलती है उसी को वायु प्रक्षेपण कहते हैं। इसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। जैसे अल्प प्राण में जो है वायु की मात्रा कम होती है, और सभी वर्गों के 1, 3, 5 यानी कि क, ग एवं अंग, क वर्ग का जैसे ले लीजिए तो क, ग एवं अंग व वर्ण एवं सभी 11 स्वर आते हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा हो गया महाप्राण, तो वायु की मात्रा इसमें जो है अधिक होती है। सभी वर्ग के दूसरा, यानी कि जैसे च वर्ग को ले लीजिए तो छ और झ और श, श, स, ह, श, श, स, ह और विसर्ग अह। ठीक है, तो ये महाप्राण हो गए। अब देखते हैं वर्णों की अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली। तो देखिए वृद्धाक्षर, जिस शब्द की अंतिम वर्ण या ध्वनि व्यंजन लघु वर्ण हो, जैसे जल, मगर, कल, गगन आदि, इसमें देखिए कोई भी मात्रा नहीं है तो ये वृद्धाक्षर हो गया। जिसमें जैसे अंतिम वर्ण या ध्वनि व्यंजन यानी कि लघु वर्ण हो, जैसे जल, मगर, कल, गगन आदि, तो ये हो गए वृद्धाक्षर। अब देखिए मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर जिस शब्द की अंतिम वर्ण या ध्वनि दीर्घ हो यानी कि बड़ा हो, जैसे अच्छा, तो देखिए इसमें आ का मात्रा लगा है महंगा, तो इसमें भी आ का मात्रा लगा है गंगा, ये सब जो है मुक्ताक्षर है। अब देखिए अगला है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, तो नासिक के व्यंजन वर्णों को ही पंचमाक्षर कहते हैं। तो ये 5 निम्न हैं। ठीक है, जैसे अंग, य, ड़, न, म, तो ये नासिक के हैं और पंचमाक्षर हैं, यानी कि सभी वर्गों का जो है 5वां अक्षर। क का अंग, और च का इ, और ट का ड़, और प वर्ग का न और म। ठीक है, ये नासिक के व्यंजन वर्णों को ही पंचमाक्षर कहते हैं। ये 5 हैं, जैसे अंग, इ, ड़, न, म। ठीक है, अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली जो है, पहला क्या है, बलाघात। बलाघात, इसे स्वराघात भी कहते हैं, और इसमें किसी विशेष वर्ण पर बल दिया जाता है। जैसे सांग आप लोग सुने ही होंगे, तुम ही हो अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तो ये ही आ रहा है और भी आ रहा है, तो इससे बलाघात कहते हैं और स्वराघात भी कहते हैं। जैसे इस पे ही पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि तुम ही हो, यानी कि सब कुछ तुम ही हो। तो ये जो हो गया हमारा ही में, यानी कि सब कुछ आ जा रहा है, सब कुछ तुम ही हो इसका मतलब। तो ये इस पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और चैन भी, यानी कि मतलब चैन भी तुम ही हो और दर्द भी, तो इसमें भी जो है सब कुछ तुम ही हो। तो भी जो है स्वराघात हो गया और बलाघात हो गया, यानी कि इस पे भी पर और ही पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। इसी से लोग समझ जाएंगे कि मतलब वही जो है सब कुछ है।
ठीक है। अब देखिए हलंत। जब किसी व्यंजन वर्ण को स्वर के प्रयोग के बिना लिखना हो, यानी कि स्वर का प्रयोग न हो उसमें, तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे जगत, तो त में जो है स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर पूरा त लिखते हम तो उसमें अ आ जाता, अ छुपा रहता है, तो उसमें स्वर का प्रयोग होता। तब हम जैसे उसमें स्वर का प्रयोग करते, और इसमें जैसे आधा त लिखे हैं और इसमें कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं है। महान, तो न में भी स्वर का प्रयोग नहीं है। परम, म में भी स्वर का प्रयोग नहीं है। मत, इसमें भी त में प्रयोग नहीं है स्वर का, तो इसे जो है हलंत कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।